फजील साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ और जो बात आप कई बार कह चुके, कई बार प्रेडिक्ट किया कि पता नहीं क्या जो मुस्लिम देश है, अरब मुल्क है, चल रहा है, हम नहीं जान पाते। आज एक खबर आई है बहुत बड़ी। खबर ये आई है कि जिस तरह से ईरान के बारे में बार-बार ये खबर आती थी कि वो न्यूक्लियर पावर खुद को बना रहा है। और अभी जैसा कि हमने कहा कि जो लारीजानी है, जो चीफ एडवाइजर हैं आयतुल्लाह सैयद अली खामनई साहब के, उन्होंने कहा कि अगर हमारा दुश्मन एनिमी जो है हमें 48 घंटे का वक्त देगा तो हम आज की तारीख में 24 घंटे में न्यूक्लियर पावर हो सकते हैं। ये उन्होंने कहा। अब ये खबर आ रही है कि कुछ अरब मुल्क भी न्यूक्लियर पावर बन रहे हैं, खुफिया तरीके से पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसमें 4 नाम सऊदी अरब, मिस्र, इराक और यूएई, ये 4 मुल्क और भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है इन 4 मुल्कों के बारे में कहा जा रहा है कि बाकायदा जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना चला रहे हैं। कैसे इसको आप देखते हैं? हालांकि जो लोग स्टोरी लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान कहीं ताकतवर बहुत ना हो जाए, ये उसके लिए। लेकिन क्या वाकई ये अगर हो रहा है तो ईरान के लिए हो रहा है या कोई और निशाने पर है? फजील साहब। बहुत सी बातें हम लोग के सामने आ गई। एक तो बात न्यूक्लियर पावर की है। ये गांव में ना एक कहावत है कि कोढ़िया थूक से डरवावे। समझ रहे हैं आप? समझते हैं इस बात को? बाकी कैप्टन साहब समझते होंगे क्योंकि ये हमको लगता है नहीं नहीं, पूरब मैं के भी हैं। समझ गया। और तेजावत साहब भी भाई लिटरेचर के आदमी है, सब हिस्ट्री के हैं, वो समझते हैं कि कोड़ी चूंकि उसके बारे में ये है कि अगर वो थूक दे तो दूसरे की भी कोड़ हो जाए, तो इसलिए हाँ वो कहता है ज्यादा बोलोगे तो थूक देंगे तुम्हारे ऊपर, यानी तुम्हें कोड़ी हाँ, बना देंगे। ज्यादा जी। कोड़ कोड़ मत कहो हमको। लोग चिढ़ाते हैं ना कि कोड़ी है तो कहता है अभी थूक देंगे तो तुम भी हो जाओगे। वही हाल जो है अब न्यूक्लियर पावर की हो गई है। अब न्यूक्लियर पावर कोई ऐसी चीज नहीं है जो छुपी किताब हो। उसका फार्मूला पूरी दुनिया जान चुकी है। जो बनाना चाहे बना ले। पैसा जिसको खर्च करना है, जिसके पास पैसे हैं, वो चाहता है कि हम भी जो है हम भी दिखा दे कि हम भी पाँवजेब पहन के आए हैं। हमको ये मत समझो कि हमारे पैरों में घुंघरू नहीं है। हम भी घुंघरू बांध सकते हैं। बस यही है और कुछ नहीं। जैसा मर्सिडीज गाड़ी लेके, एप्पल का आईफोन लेकर के लोग दिखाते हैं ना, फोन तो वही है जो हमारा भी काम करता है, आपका भी काम करता है। तो अब न्यूक्लियर पावर के बारे में जान लीजिए कि ये भी एक फैशन हो गया है। जिसके पास पैसा है बना ले। और सऊदी अरब का नाम आपने लिया ना, तो सऊदी अरब का कस्टोडियन जो है पाकिस्तान है। उसकी आर्मी से एग्रीमेंट है कि जब भी सऊदी अरब को जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान आर्मी उसको अपनी मदद देगी। तो पाकिस्तान ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर है ही, उसमें क्या दिक्कत है? उसके पास तो पावर है ही है न्यूक्लियर। आज तक आपने टर्की को नहीं सुना होगा। टर्की को आज तक नहीं सुना होगा कि वो न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है या बना लिया है, चाहे कुछ ऐसा नहीं है। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती क्योंकि उनको लगता है कि हम इस फैशन में ना दौड़े। सबका अपना अपना तरीका होता है। रहा सवाल पुरानी, अगर हम युद्ध का जो तरीका है, आज दुनिया में 2 युद्ध चल रहा है। एक यूक्रेन का, एक फिलिस्तीन का। और दोनों युद्ध को आप एक दूसरे से बिना जोड़े बात नहीं कर सकते। आज सीज फायर इजराइल करेगा तब होगा जब यूक्रेन पर भी रूस का, अमेरिका क्या जानता है क्यों सबसे पहले ट्रंप ने पुतिन से बात किया? क्योंकि उसे पता है कि जब तक पुतिन को हम गुड फेवर में नहीं लेंगे तब तक ईरान कंट्रोल नहीं होगा। जब तक ईरान कंट्रोल नहीं होगा तब तक फिलिस्तीन और हमास और लेबनान कंट्रोल नहीं होगा। एक तरफा युद्धबंदी इजराइल या फिलिस्तीन नहीं कर सकता है, लेबनान नहीं कर सकता है। और ये युद्ध शुरू कैसे हुआ? अगर फिलिस्तीन का युद्ध ना होता तो यूक्रेन का युद्ध का क्या हाल होता? लड़ाई कहां चली गई होती? ये तो अमेरिका फंस गया। और जेलेंस्की के बारे में पूरी दुनिया ये कह रही कि इस आदमी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है ही नहीं। ये आदमी मिमिक्री करता था और उसी के योग्य है। बेवजह अपने देश को पिटवा दिया। मतलब अमेरिका के चढ़ाने में और अमेरिका किसी तरह से भी रूस को, पुरानी दुश्मनी रूस को आगे और चाइना को आगे नहीं बढ़ने देना। ये तो होशियारी किया ताइवान ने बड़े अच्छे चालाकी से चुप बैठ गया। नहीं तो वो भी पिट गया होता, अच्छे से पिट गया होता।
काफी फैक्ट्रियां वगैरह वहां से कुछ दुबई शिफ्ट हो गई, कुछ और कंट्री में शिफ्ट हो गई। तो उसको लगा कि हम तो ये हल्ला गुल्ला करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अब जो है, जब तक कि जैसे ही ट्रंप आए तो उन्होंने कहा कि यूक्रेन से कि अभी तुम अपनी ये लड़ाई को स्टॉप करो, और कह दिया पुतिन से कि हम एक बफर जोन बनाएंगे, जो आपका जीता हुआ राज्य है उसको अलग कर देंगे और यूक्रेन का बचा हुआ हिस्सा अलग कर देंगे, दोनों के बीच में एक बफर जोन बन जाएगा, उसमें दोनों को डिवाइड कर देंगे ताकि भविष्य में भी इस बात का कोई झगड़ा ना हो। अब ये बात जो है यूक्रेन को, जेलेंस्की को इतनी नागवार गुजरी कि हमारा जीता हुआ लैंड लॉक कंट्री बन चुका है यूक्रेन, समुद्र का पूरा हिस्सा चला गया रूस के पास। रूस उसको छोड़ेगा नहीं, 1 इंच जमीन नहीं छोड़ने को तैयार है। और यूक्रेन कह रहा है कि रूस जो है अपना जीता हुआ भाग छोड़ दे हमारे लिए, तभी हम लड़ाई बंद करेंगे। अब इस जिद के चलते यूक्रेन जो है, और ट्रंप के मना करने के बावजूद भी मॉस्को पर हम मिसाइल हमला कर दिया। ऐसा लग रहा है कि आज भी वो बाइडेन की बात ही मान रहे, वो नहीं समझ रहे कि अब चीजें बदल चुकी हैं। और बाइडेन क्या कर रहे हैं कि अभी तो 60 दिन है अभी, और ट्रंप को प्रेसिडेंट बनने में, ओथ लेने में अभी 60 दिन बचा हुआ है। जनवरी, 20 जनवरी और पूरा दिसंबर और 10 दिन इधर, कुल मिला के 60 दिन बचा हुआ है। इस 60 दिन में यूक्रेन को यह लग रहा है कि बाइडेन जो जितना उनका एग्रीमेंट हुआ था, सारे हथियार, गोला बारूद, लंबी लंबी खेप जो है यूक्रेन पहुंच रही है। जो उनके कमिटमेंट के हिसाब से जो बचा हुआ है, सारी खेप ये चाहते हैं कि 20-25 दिन में हम अपनी सारी खेप पहुंचा दें। और उनको लग रहा है कि अभी अमेरिका तो हमको खूब हथियार दे रहा है, ट्रंप कहां जाएंगे, उनको मानना ही पड़ेगा। लेकिन ट्रंप है बिजनेसमैन, उनको पता है कि बिना यूक्रेन के युद्ध के बगैर हम इजराइल को या फिलिस्तीन का मसला हल नहीं करा पाएंगे। जो आदमी इतने 2 साल से मदद कर रहा है, कितनी बार हमास तो मिट गया होता, ईरान भी चुप हो गया होता, हिजबुल्लाह भी मार दिया गया होता, अगर रूस की मिसाइलें और रूस का बेड़ा वहां नहीं लगा होता यूएस बेड़े के बगल में। पूरी तरह जब जब भी हसन नसरुल्लाह साहब जो है जब जिंदा थे, तो बार बार उन्होंने कई बार सुपरसोनिक मिसाइल, और आज बताएं आपसे तेल अवीव पे इतना बड़ा हमला हुआ है कि बिल्डिंगें गिर गई हैं, 7 लोग मार दिए गए हैं। आज का जो हमला है बहुत बड़ा हमला है, और कोई इंटरसेप्ट उनका काम नहीं किया। 7 लोग मारे गए हैं, बिल्डिंग गिर गई है। और नेतन्याहू शायद कोई जगह का नाम है, तेल अवीव से 5 किलोमीटर दूरी पे। ये इतना बड़ा हमला है कि आज इजराइल भी हिल गया है, और इजराइल के लोगों में दहशत हो गई है। पूरे तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं, लोग घरों से बाहर हैं और अभी भी सड़कों पे। ये जो इतना बड़ा हमला हुआ, और अमेरिका के आज भी नेतन्याहू जो है वो जो बाइडेन के संपर्क में है, जो बाइडेन आज भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी उनको 60 दिन लग रहा है, उनको लग रहा है कि 60 दिन में तो हम कुछ कर ले जाएंगे। आज भी ना तो जेलेंस्की और ना नेतन्याहू, दोनों लोग जो है आज भी बाइडेन की बात को ही मान के, उनको ये लग रहा है कि 60 दिन में हम ये अपना गुजारा बसर कर लेंगे, निकाल लेंगे इस लड़ाई को। याद करिए आप, जीती हुई लड़ाई जेलेंस्की, अरे सॉरी, ये वो इटली का जो था पूर्व तानाशाह मुसोलिनी, मुसोलिनी कैसे एक रात में कहानी बदल गई, पूरी आर्मी लेके घुस गए। और एक बात हिटलर ने कह दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम जनवरी के बाद, यूएसएसआर था, अभी भी यूएसएसआर है, तो हम जनवरी के बाद, क्योंकि रूस में ठंड बहुत पड़ती है और इतनी ठंड पड़ती है, तो उन्होंने कहा, जब बातें बात में देखिए ज्यादा बोलना भी खतरनाक होता है, उन्होंने कहा हिटलर ने कि हम जनवरी के बाद इसको देख लेंगे। वो कहा कि इसका मतलब कि ये ठंड से डर रहे, यूएसएसआर समझा कि ये ठंड से डर रहे, और उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। आज जैसे ही हमला किया, आपको मैंने पढ़ा है कहीं कि उनके सैनिक जो है खड़े खड़े जम गए। रात को जब बर्फ गिरी रूस के अंदर, तो इतनी ठंडक को सहने की शक्ति नहीं थी इटली की सेना में, खड़े खड़े जम गए वो लोग, और एक रात में कहानी बदल गई। एक कर्नल की वर्दी पहन के मुसोलिनी गाड़ी में बैठ के भाग रहे थे, कोई पहचान नहीं सका। एक आदमी पहचान लिया, उसने कहा मुसोलिनी, ये घूम के देख दिए, जैसे अगर आपको लेने मुमताज भाई तो एकदम से आप तुरंत घूम जाते हैं। उसने कहा मुसोलिनी, घूम गए, और पब्लिक ने पकड़ लिया। उसके बाद सबको पता है क्या हुआ।
एक औरत तो लाइट पोल से टांग दिया, और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसको भी टांग दिया मार करके। और किसी को लोग पेशाब कर रहे थे, कोई थूक रहा था, उसको उतार करके, और एक औरत चूहा, मरा हुआ चूहा लेके आई नाली में से निकाल के, और उसके मुंह में ठूस दिया। कहा कि इसी मुंह से बहुत बड़ा बड़ा भाषण देता था, बहुत बोलता था ये। इस तरह की जो पब्लिक की जब नाराजगी हो जाती है ना, तो राजशाही समाप्त हो जाती है। देखिए, आर्मी अपना काम करती है, लेकिन आर्मी के पीछे जो पॉलिटिकल जो ताकत होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो हेड होता है, उसके मन मिजाज की बहुत बड़ी कीमत होती है। आर्मी अपना काम करी और ये लोग छोड़ देंगे, या इनकी इनकी ताकत कितनी है, ये नहीं ऑर्डर कर रहे कि आप करो कुछ, क्योंकि इन्हें पता है ना कि हमारे पास मरकावा टैंक कितना है, हमारे पास कितना हथियार है। और आज तक जो मरकावा टैंक को ये दुनिया में दिखा रहे थे, उसको तो हमास ने ही मार दिया ढेर सारा। अभी तो लेबनान तो शुरू नहीं हुआ था, शुरू में तो हमास ने ही मार दिया सारा टैंक इनका, पूरी ताकत उखाड़ दिया इनकी, इजराइल की। और ये लोग जो मिडिल ईस्ट को जो समझ रहे थे कि ये मुसलमान हैं और इनके पास कोई आर्मी नहीं है, कोई ताकत नहीं है, इनको दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ। सद्दाम हुसैन साहब को मार दिया, यासिर अराफात से याद कीजिए आप, उनको वो कोई ताकत नहीं थी, वो फिर भी आवाज उठाए, और उनको भी अमेरिका ने मारा, प्लेन क्रैश में मारे गए, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। तो लगातार जो ये विरोध है ना, ये जो अंदर से जो आवाज निकल रही है मिडिल ईस्ट के लोगों की, ये सताए और दबाए हुए की आवाज है, जो लगातार 40 साल से दबाए जा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इनके बहाने, यूक्रेन के बहाने, फिलिस्तीन के बहाने, दुनिया के जो नेटो देश है, दुनिया के जो ईसाई देश हैं, और जो भी हैं, इनके साथ अपनी जीडीपी का 1% देने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं है। वो अमेरिका से खौफ में है कि ये सारा पैसा हम लोग का ले रहे हैं, किस बात के लिए ले रहे हैं भाई। मैक्रोन बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल नहीं रहे, लेकिन सब मैक्रोन की बहा में हाँ मिला। ये जो कमजोर देश है, ये सारे लोगों को मौका मिल गया कि इस बार अमेरिका को कहा जाए, दबाव बनाया जाए। नहीं तो 32 कंट्री है ना, उस दिन कैप्टन साहब, शायद हमको तो 22 मालूम था, लेकिन कैप्टन साहब ने कहा कि 32 है, तो मैं 32 ही मानता हूं। 32 में 8 देशों ने फिलिस्तीन के खिलाफ अमेरिका के साथ जाके यूएन में वोट किया, बाकी सबने तो फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने का वोट किया। हर यूएन के प्रस्ताव में नेटो के सारे देशों ने अमेरिका के खिलाफ वोट किया है, कोई अमेरिका के दबाव में नहीं आया, सबने फिलिस्तीन का साथ दिया। तो ये क्या मैसेज जा रहा है कि इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अंदर जो है गर्मी आ गई है। सभी नेटो के देश जो है, इनके चीजों, परिवार में भी जो मुखिया से कभी कभी परिवार के लोग असंतुष्ट होते हैं और घर में बंटवारा शुरू हो जाता है, वही हाल नेटो का है। ये लोग भी पिछले 30-40 साल से पैसा दे दे के अमेरिका सुपर पावर बनता रहा। किसके पैसे से? अपने पैसे से नहीं बन रहा है, वो 32 देशों के पैसे से बन रहा है। सभी लोग अपनी अभी ट्रंप ने ये कहा कि अपनी जीडीपी का 2% देना पड़ेगा। ये तो और खतरनाक बात लोगों को लग रही है कि साहब हम तो किसी से लड़ नहीं रहे। नेटो के किसी देश का किसी से कोई क्लेश नहीं है, कोई किसी से नहीं लड़ रहा है। लड़ कौन रहा है? भारत पाकिस्तान लड़ रहा है, बांग्लादेश लड़ रहा है, चाइना लड़ रहा है, रूस लड़ रहा है, यूक्रेन लड़ रहा है, फिलिस्तीन लड़ रहा है। लेकिन 32 देश ये कौन सा खाना खा रहे हैं जो एक दूसरे से नहीं लड़ रहे? किसी का किसी, और सब उसमें 3 सुपर पावर, और सभी की इकोनॉमी बहुत अच्छी, फिर भी एक दूसरे से कोई नहीं लड़ रहा। देखा आपने कभी, सुना है आपने पिछले 50-100 साल के अंदर की कोई जो है आपस में लड़ा हो? नेटो देश सब मिडिल ईस्ट के देश ही लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे, लड़ा रहे, सब कुछ यही चल रहा है। क्योंकि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, रूस के पास नेचुरल रिसोर्सेज है, गैस है, उसके पास तेल है, इसलिए उस पर हमले किए जा रहे हैं। अगर आप खानदानी धनवान हैं, तो गांव के जो लफंगे होते हैं आपके पीछे नहीं पड़ जाते हैं, आपसे फिरौती नहीं मांगने लगते हैं, आपको दबाने नहीं लगते हैं। ठीक वही हाल दुनिया में हो गया है। अगर आप रिच हो रहे हैं, आप नेचुरल अपना काम कर रहे हैं, तो आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। आपसे भी कहा जाएगा कि 2-4 आतंकवाद की घटना करा दी जाएगी, 2-4 बम फोड़वा दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि तुम्हारे देश में आतंकवाद आ गया, अब तुम मेरा हथियार खरीदो। ये सब पॉलिसी चल रही है। जी मुमताज भाई। और नहीं, हम जो बात कर रहे थे कि क्या ये एक मिडिल ईस्ट में बड़ा चेंज है अगर न्यूक्लियर पावर। देखिए, ये कहने वाली बात है कि साहब अब तो कोई नहीं, लेकिन अगर खुफिया तरीके से
ये इसका बनना, क्योंकि ईरान पे सैंक्शन लगी थी, पाबंदी लगी थी। अब क्या यूएई पे पाबंदी लगेगी जहाँ इतना पैसा है? क्या, ये बड़ा सवाल है। क्या जो है वो सऊदी अरब पे पाबंदी अमेरिका लगाएगा या यूरोपीय कंट्री लगाएंगे? मैं इसलिए ये सवाल मैं कर रहा था, मेरा जो मकसद है। और देखिए, अगर ये न्यूक्लियर पावर होते हैं तो फिर नक्शा ही बदल जाएगा। ऐसा नहीं कि इसका कोई असर नहीं है। जो प्रेशर आज आज जिस तरह से ईरान जो है वो प्रेशर में नहीं आ रहा है, किसी के प्रेशर में नहीं आ रहा है। और उसकी वजह उसने कहा ना कि अगर दुश्मन 48 घंटे का टाइम देगा तो हम 24 घंटे में बना लेंगे। यानी जवाब देने के लिए रूस क्या कर रहा है? रूस ने कहा कि था हमने प्लान चेंज कर दिया, अब तो हमला कर देंगे। तो वही बात तो ईरान भी कह रहा है, भाई 24 घंटा। तो ये जो है इसके बारे में मैं मैं कैप्टन साहब से ही जो बात मैं कर रहा था कैप्टन साहब, एक सवाल था, हालांकि 2-3 मैं अपडेट्स 2 हैं। मिनट में रिजवी भाई, मुमताज भाई 2 मिनट में इसको हम ब्रीफ कर दे। कभी यूएई पर सैंक्शन नहीं लग सकता और ना यूएई इस तरह के प्रोपेगेंडा में जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल तेल का कंट्री नहीं है यूएई। यूएई एक बिजनेस कंट्री है। भारत पे भी सैंक्शन लगा था, तो भारत की इकोनॉमी तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई। ईरान होता क्या है, आप हमारे पे सैंक्शन लगा देंगे ना, हम यूएई से अपना काम कर लेंगे। यहां से माल जाता है यूएई, यूएई से दुनिया के देशों में चला जाता है। ईरान कैसे डेवलप कर गया? ईरान का सारा माल पहले आता था यूएई में, यूएई में उसका लेवल चेंज हो जाता है, वही माल यूएई से यूएई दूसरे देशों में चला जाता है। कोई सैंक्शन लगाते रहो, सैंक्शन ईरान पे सैंक्शन है ना, यूएई पे सैंक्शन तो नहीं है ना। तो कोई भी माल, यूएई क्यों आगे बढ़ गया, इतना अमीर कैसे हो गया? पिछले 25-30 साल के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएई की हो गई, जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेस के नाम पर कुछ भी नहीं है। वो तेल और नहीं है उसके पास, केवल टैक्स के पैसे से, पेनाल्टी के पैसे से और इन व्यापार के टैक्सेस के पैसे से वो इतना आगे बढ़ गया। उसकी दो क्वालिटी है, एक तो उसका लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, दूसरी सर्विसेज बहुत अच्छी है। आप कोई भी काम कीजिए यूएई में, आपको कमिटमेंट का तो गारंटी है, वहां पे गवर्नमेंट देती है। यानी आप किसी बैंक का पैसा नहीं लूट सकते, आप कोई क्राइम नहीं कर सकते, आप किसी का पैसा नहीं हड़प कर सकते। कंपनी जो लॉ बना दी, उस लॉ को बादशाह भी मानता है और पब्लिक भी मानती है। इतना कमिटमेंट का कंट्री कोई नहीं दुनिया में जितना यूएई है। इसलिए उसमें आज चाहे ईरान पे सैंक्शन लगा लो, चाहे भारत पे सैंक्शन लगा दो, यूएई की तरह दुनिया में बहुत सा सामान, पाकिस्तान से भारत में अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का सामान भारत में, कपड़े बड़े फेमस हो गए। लोग कराची का सूट खोज रहे, पाकिस्तानी सूट यहाँ के सभी लोग पहन रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब पहन रहे। फ्रूट्स आ रहे हैं वहां से, फल आ रहा है वहां से, मार्बल आ रहा है वहां से, काला नमक आ रहा है, सब दुबई के थ्रू आ रहा है। कोई भी अटारी बॉर्डर से नहीं आ रहा है, सब दुबई के थ्रू आ रहा है। दुबई के थ्रू जा रहा है। दुबई ऐसा नहीं, भारत से भी बहुत सामान पाकिस्तान में जाता है, लेकिन वो दुबई के थ्रू आता जाता है। इसी तरह से ईरान का सारा सामान पहले यूएई आता है, वहां पे पोर्ट में उसको जहां भेजना है भेज दिया जाता है। ये यूएई पे कभी भी, और अमेरिका को भी पता है ये बात, वो भी कह रहा है कि ठीक है ऊपर से सैंक्शन लगा लो। यूएई पे अगर सैंक्शन लगा देना तो सबका सैंक्शन ठीक हो जाएगा। लेकिन यूएई पर, इसीलिए यूएई जो है लिबरल रहता है, वो इजराइल से भी बात कर लेता है, अरब से भी बात कर लेता है, ईरान से भी बात कर लेता है, और वो कभी भी न्यूक्लियर पावर के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि इतना छोटा कंट्री है कि वो न्यूक्लियर क्या होते है, 10 मिसाइल मार दो तो यूएई खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर की तो जरूरत ही नहीं है वहां पे। यूएई को 10 सुपरसोनिक मिसाइल मार देना तो पूरा देश से समाप्त हो जाएगा। उसको परमाणु बम के चक्कर में फंसना नहीं, होशियार वही होता है। अब बहुत से लोग तो हमारे उत्तर प्रदेश में इटावा उटावा साइड में हमने देखा है कि लोग घर जमीन गहना बेच के बंदूक खरीद लेते हैं, जबकि वो साइकिल पर बंदूक टांग के चल रहे हैं, मारने वाला मार के कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फैशन की दौड़ में घर का जेवर बेच दिए, फैशन के दौड़ में। जो होशियार होता है वो नहीं फैशन के दौड़ में रहता है, चुपचाप रहता है। यूएई बिजनेस माइंडेड है, वो चुपचाप रहता है, इसलिए उसको सबका सैंक्शन जो है सबको पता है। यूएई के थ्रू ईरान भी आगे चला गया, भारत भी आगे चला गया। दुनिया में कहीं से कोई सामान लेन देन नहीं होता है तो यूएई के थ्रू आ जाता है। जी मुमताज।